जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे मिलकर ज़रूर शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटे, आपको मटीरियल सबको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ज़रा बात को गौर से सुने। आज फील्ड में जब आप लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे तो सबसे जो मुश्किल काम गिना जाता है ना, वो है मुश्किल हालात में बच्चे को निकालना, जिसको आप लोग डिस्टोपिया बोल रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर रह जाते हैं। एक फील्ड में अच्छा डॉक्टर जो है ना, वो अपनी ट्रीटमेंट पर तो शायद उसकी इतनी खूबी बयान नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा फील्ड में मौजूद है जो मुश्किल से मुश्किल हालत में फंसे हुए बच्चे को निकाल देता है और अच्छे से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेता है, उसको एक अच्छा डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जो है फील्ड में लोग उसको जानते मानते हैं। इसलिए डिस्टोकिया या डिफ़िकल्ट बर्थ या बच्चा अगर फंसा हुआ है और आपने उसको निकालना कैसा है, इस चीज़ को आपको ज़रा गौर से समझना है। ठीक है जी। बाकी ज़ाहिर बात है, जब आप लोग फील्ड में जाएंगे, आपके सामने केसेस आएंगे, आप हाथ से करेंगे तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती जाएंगी। आपको जितना मर्जी मैं समझा लूँ, यहाँ पे खड़े होके कि कार को कैसे चलाया जाता है, कैसे गियर लगाया जाता है, कैसे क्लच दबाया जाता है, लेकिन जब तक आप उसके सीट पे बैठ के स्टीयरिंग को हाथ से पकड़ नहीं लेंगे ना, आपको तब तक मुकम्मल समझ नहीं आएगी। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि आपको बेसिक्स जो है डिफ़िकल्ट बर्थ की या डिस्टोपिया की, उसके हवाले से कुछ आपको इंफॉर्मेशन देंगे। आपके पास एक केस आ जाता है डिस्टोपिया का। फार्मर ये कंप्लेंट करता है कि जानवर जो है वो मुश्किल से बच्चा दे पा रहा है, बच्चे की डिलीवरी हो नहीं पा रही। जानवर बैठा है, जोर लगा रहा है। फार्मर ने आपको तब ही बुलाना है जब वो देखेगा कि जानवर किसी वजह से बच्चा नहीं दे पा रहा। ठीक है जी, आपको फिर याद किया जाएगा। अब आपने देखना है कि आपको इस केस को करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन से औजार चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से आपने केस पे प्रोसीड करना है, ये सारी बातों पे इंशाल्लाह थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटे, अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आ जाए जिसमें जानवर की जान रिस्क पे हो, जैसे मिसाल के तौर पे टॉर्शन का केस आ जाता है, जानवर की बच्चेदानी को वट पड़ गया, अब आप उसको रोटेट करेंगे, बच्चेदानी को सीधा करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह टॉर्शन आप लोग। या डिस्टोकिया का मसला आ जाता है, या आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है, आपको फिटॉटमी करनी पड़ जाती है, कोई ऐसा काम जिसमें जानवर की लाइफ एट रिस्क हो, तो उसमें याद रखिएगा सबसे पहला काम जो है वो आपने फार्मर को उस केस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी है और उससे एक कंसेंट जो है उसका एक पेपर पे साइन करवाना है। आप में से कभी किसी बंदे को इत्तफाक हुआ हो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का, और आपका कोई अजीज या आपकी कभी सर्जरी हुई हो? क्यों भाई? सिग्नेचर लेते हैं आप? तो सर्जरी से पहले वो क्या करते हैं? कंसल्ट लेते हैं। वो आपसे कॉन्सेंट लेते हैं, आपको एक पेपर दे देते हैं और आपने उसके ऊपर साइन करने होते हैं। कभी पढ़ा भी है उस पर क्या लिखा होता है? डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर मरीज हाँ, अगर मरीज जो है उसको खुदा ना खासा कोई मसला बन जाता है तो वो आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। और आप ऑपरेशन से पहले वो सिग्नेचर देते हैं तो वो आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप उस कॉन्सेंट लेटर पे सिग्नेचर नहीं करते हो तो मरीज का हल या ऑपरेशन नहीं हो। मुझे बताओ कि इंसान की जान ज्यादा कीमती है या जानवर की? इंसान की है ना। तो जब इंसान का ऑपरेशन करने से पहले कॉन्सेंट लिया जाता है तो जानवर का क्यों नहीं लेते? कई तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं फील्ड में कि जी केस करते हुए जानवर की जान चलेगी, वो भाई अगले डॉक्टर ਨੂੰ बन लेने। हाँ जी, डॉक्टर्स पे केस हो जाते हैं, पर्चे हो जाते हैं। तो आप लोग इतना पढ़ लिखने के बाद एक बात तो आप सब जानते हैं, या मैं भी जानता हूं कि हम में से कोई भी बंदा जानबूझकर तो च्यूंटी भी नहीं मारता। क्योंकि कभी ऐसे हुआ हो, आप चल रहे हो, आपके रास्ते में च्यूंटी आई हो और आप जानबूझ के उस पर पैर रख के चले हो? क्यों भाई, ऐसे हुआ कभी? इंसान की आदत नहीं है या इंसान की फितरत नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हमारी ज़ात से किसी को बिला वजह नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये इंसान की फितरत नहीं है।
इसलिए कि कोई बंदा अगर जानबूझ के च्यूंटी नहीं मारता तो वो जानबूझकर किसी के जानवर का नुकसान क्यों करेगा, ये जानते बूझते हुए कि इस जानवर के नुकसान होने से उसकी फील्ड में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है कि जानवर जो है वो सही सलामत जो है अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, कोशिश वो पूरी करता है। लेकिन अगर किसी प्रोसीजर के दौरान जानवर एक्सपायर हो जाए तो यहाँ पर ऑनर जो हैं कई हमने देखे हैं जो कि गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर फिर पर्चे हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर बेचारा देखता है, अदालतों के कचहरियों के धक्के खाता है। इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी केस इस किस्म का जिसमें लाइफ एट रिस्क हो उसको करने से पहले किसी एक पेज पर कॉन्सेंट लें, अंगूठा लगवाएं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएं, फार्मर के सिग्नेचर करवाएं और उस पर लिख दें कि फार्मर को इस सर्जरी के दौरान पेश आने वाली तमाम कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों के हवाले से आगाह कर दिया गया है। अगर किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जो अनप्लेजेंट हो या जानवर अपनी जान से लगा जाए तो ये फार्मर जो है आप पे किसी किस्म की कानूनी चाराजोई नहीं कर सकता। आपने अपनी सेफ्टी रखनी है, आपके वालिदैन का आप पे लाखों रुपया लग गया है, तो आपको अपने आप को सिक्योर करके चलना है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो ये समझिए कि जैसे गाड़ी में आप बैठ के सीट बेल्ट लगाते हो ना, तो ये आपकी सीट बेल्ट है, इसको आपने भूलना नहीं है। लेकिन ये डजंट मीन कि किसी जानवर को फीवर हुआ है और आपको मैं बाद से ठीक करेंगे पहले मैंने साइन करके दे, ये भी नहीं करना, ठीक है। मतलब ये मैं उस केसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको नजर आ रहा है कि जानवर जो है ना बहुत ही सीरियस सिचुएशन के अंदर है, वहां पे इस किस्म का मामला करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब कंसेंट आपका हो गया, उसके बाद आपने केस पे प्रोसीड करने से पहले पूरी हिस्ट्री जो है वो आपने फार्मर से लेनी है। हिस्ट्री में ये होगा कि जानवर जो है वो कितनी देर से जोर लगा रहा है, क्या उसका काविंग का टाइम पूरा हो गया, क्या बच्चा देने का टाइम पूरा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये पूछना है जनाब कि इस केस पे क्या कोई बंदा पहले आकर जोर आजमाई कर चुका। वो जो बंदा था जो जोर आजमाई कर चुका, क्या वो डॉक्टर था, क्या वो वीए था, क्या वो वैसे ही कोई बंदा, होते हैं ना कई सारे लोग, ठीक है ना, हमने देखा फार्म्स पे अक्सर गवाले डिलीवरी करवा रहे होते हैं। पीछे चढ़ाना तो कॉमन है ना जी, वो कहते हैं साडा गवाला है बड़ा माशाल्लाह तजर्बेकार है, पीछा पूछा तो एवं ही चाड़ देता है, ठीक है जी, होता है ऐसे, मैंने देखा है। वो पीछे चढ़ा तो देते हैं लेकिन उसमें जो है ना वो सफाई सुथराई, जो आप कहते हैं ना स्टेरलाइजेशन, सेप्टिक कंडीशंस, उसका ख्याल नहीं रखा जाता, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। पीछे चढ़ाना मकसद नहीं है, उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरी हालत में चढ़ाना मकसद है। आपने ये, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि जिस बंदे ने केस डील किया है वो उसको जहन में रखते हुए आपको केस की फर्दर पेचीदगियों का जो है वो अंदाजा हो जाएगा। फिर आपने ये पूछना है कि इस केस को कितना अरसा हो गया। कई दफ़ा केस हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, ठीक है जी। कोशिश किए जा रहे हैं, जैसे अमूमी तौर पे टॉर्सन का केस है 4-5 दिन बाद आ रहा है, डिस्टोकिया का केस है 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आ रहा है। जितना केस पुराना होता जाएगा उतनी पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी और उससे आप मजीद कंक्लूजन्स भी कर सकते हैं कि केस डिस्टोकिया का, डिफ़िकल्ट बर्थ का आपके पास फ्रेश हालत में आता है, उसमें बच्चे के सर्वाइवल के चांस और हैं, और एक केस जो पुराना आपके पास आता है उसमें बच्चे के सर्वाइवल के चांस मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बच्चे की लाइफ भी कभी कभार बड़ी कीमती हो जाती है। एक बंदा है उसने ब्राह्मण का टीका रखवाया हुआ है, ब्राह्मण सुना है आपने? अब अगर आप साउथ पंजाब वाली साइड पे चले जाएं तो ब्राह्मण की बड़ी मार्केट है, ठीक है जी। वहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 लाख के बच्चे सेल हो जाते हैं, ठीक है। अब उस बंदे ने बड़ी मेहनत से 40-50 हज़ार का सीमन रखवाया। अब ऐसे ऐसे सीमन भी अवेलेबल हैं ब्राह्मण के जो 40-40 हज़ार के लोग बेच रहे हैं। वो उसने पता नहीं कैसे हिम्मत करके सीमन रखवा लिया, कंसीव हो गई। बाद में काफिंग के टाइम पे आपके मारे मुकद्दर आप बच्चा निकालने चले गए, आपने बच्चा निकाला, बच्चा आगे डेड था, तो थोड़ी शामत आ गई ना, ठीक है जी। अब उसमें आपका क्या कसूर है भाई, लेकिन पढ़ा पे जानी है, तो लो जी बच्चा कटे या बच्चा मर गया। तो आपने असेसमेंट पहले करनी है, जब भी आप केस को हाथ डालें तो असेसमेंट पहले कर लें कि कितनी हिस्ट्री है और इस हिसाब से
कितने परसेंट चांसेस हैं कि बच्चा लाइव होगा। एक आपने जहन में आइडिया बना लेना। ये इंशाल्लाह आज ही की वीडियो में आपको बताएंगे कि माँ के पेट में मौजूद बच्चे पे कौन से टेस्ट हैं जो हम करके बता सकते हैं कि माँ के पेट में बच्चा लाइव है या डेड है, ताकि बजाय इसके कि आप फार्मर को बच्चा निकाल के गए और यार है तो मरिया जे, आप केस के दौरान ही उसको बता दें कि भाई बच्चा अंदर डेड है, ताकि उसके इल्म में हो, उसको पता हो, वहाँ पर उसके लिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करना ज़रा आसान हो जाता है। अब हिस्ट्री मुकम्मल लेने के बाद आपने उसके बाद अब जानवर को देखना है। सबसे पहले जानवर को ओवरऑल आपने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है कि जानवर जो है खड़ी हालत में है, बैठा हुआ है, डिप्रेस्ड है, कान गिरे हुए हैं, आंखों में चमक है नहीं है, मजल उसकी वेट है मट नहीं है। मतलब आपने एक फिजिकल एग्जामिनेशन में ये हिसाब लगाना है कि इस वक्त जानवर एक्टिव है, हशाश बशाश है या वो एक्टिव नहीं है। अगर एक एक्टिव जानवर है, आपको लगता है कि ओके है, अपनी बेहतर हालत में मौजूद है, तो आप फौरी तौर पे अपना नेक्स्ट प्रोसीजर उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जानवर आपको नजर आ रहा है कि इंतहा दर्जे का डाउन है, तो फिर ऐसे जानवर को किसी भी किस्म की प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उसको आपने टोन अप कर लेना। टोन अप करने के लिए आपके पास फ्लूइड थेरेपी होनी चाहिए। हम डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कर लेते हैं, मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कैल्शियम थेरेपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एनिमल को पहले जो है उसको मुकम्मल तौर पे घंटा लगा के मुकम्मल तौर पे टोन अप कर लेते हैं, ताकि वो आपका प्रोसीजर जो है उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर ले। ठीक है जी, क्योंकि जब आपने बच्चा निकालना है, जारी बात है, तो आप उसके साथ जो है जोर आजमाई करेंगे, उसमें डेफिनेटली जानवर को पेन भी होगी। ठीक है जी, और अगर वो ज़्यादा डाउन है तो वहाँ पर फिर डेफिनेटली बच्चा तो निकाल लेंगे, लेकिन बच्चा निकालने के बाद जानवर को रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसको पहले टोन अप कर लेंगे तो वो आपका प्रोसीजर जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी, तो जानवर की सिचुएशन देख के अब आपने फैसला कर लिया कि आप इसको पहले फ्लूइड थेरेपी पे लेकर जाएंगे, टोन अप करेंगे, या फिर आप इस पे अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब आपके पास डिस्टोकिया करने के लिए आपके पास 3 के करीब बंदे मौजूद होने चाहिए जो आपको असिस्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। याद रखिएगा कि नया बंदा जब भी डिस्टोकिया करता है, नए डॉक्टर्स या नया बच्चा कोई आएगा डिस्टोकिया करने, गाय में से बच्चा निकालने, तो अमूमी तौर पे वो थोड़ा सा परेशान होता है और वो डिस्टोकिया करते हुए, बच्चा निकालते हुए अनड्यू जोर लगा रहा होता है। याद रखिएगा कि जब आपने बच्चा निकालना है ना भाई, तो जोर आपने नहीं लगाना, जोर आपने नहीं लगाना। अगर आप जोर लगाएंगे तो आप थक जाएंगे, और अगर आप थक गए तो काम कौन करेगा, बच्चा कौन निकालेगा। इसलिए आपका अपनी एनर्जी आपकी मुकम्मल होना बड़ी ज़रूरी है। अगर आपकी एनर्जी मुकम्मल नहीं होगी तो फिर आप थक जाएंगे, फिर आप जो प्रोसीजर है मुकम्मल कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए 2 से 3 बंदे आपके पास होंगे, ये बंदे आपको मुकम्मल तौर पे असिस्ट करेंगे। आप जिधर को बोलेंगे, जिस तरफ बोलेंगे, वो जोर लगाएंगे। याद रखिएगा, डिस्टोकिया करते हुए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके हेल्पर हैं, आपने उनको बताना है कि जोर कब लगाना है, कितना लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है। क्या सीधा जोर लगाना है? बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि हम जानवर के पीछे कुर्सी रख के बंदे को चेयर पे खड़ा कर देते हैं और उसको कहते हैं ऊपर को जोर लगाओ। ये हम फैसला करते हैं, डॉक्टर फैसला करते हैं बच्चा निकालते हुए कि जोर लगाना किस सिमत में है। कभी कभार हम कहते हैं कि सीधा खींचो, कभी कभार हम कहते हैं कि नीचे की तरफ खींचो। तो ये हमने बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर का काम है गाइड करना, जो बंदे आपके पास असिस्टेंट मौजूद हैं कि जोर कहाँ लगाना है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 से 3 बंदे होने चाहिए, और बेहतर है कि ये बंदे जो है तगड़े हों। मतलब आप जो है ना बैठ जाए मेरे साथ, थोड़ी सी रोटी खाया करें। ठीक है, हमें तगड़े बंदे चाहिए होते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको
अगर फार्म पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप किसी फार्म पे जॉब कर रहे हैं, तो काफ पुलर अपने पास लाजमी रखें। काफ पुलर सुना है कभी? काफ पुलर जो है बेटे एक इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चा खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास काफ पुलर है, अगर आपके पास है, तो भाईजान आपका कितना वेट होगा? 45 किलो। ये 45 किलो का भाई जो है 50 किलो का बच्चा अकेले ही निकाल सकते हैं, अकेले। आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, आप अकेले ही काफी हैं। 45 का 50 का बच्चा 55 का भी निकाल लोगे। अगर उसका ट्रैक ओपन है, रास्ता ओपन है, तो आप अकेले निकाल लोगे। ठीक है। अगर आप YouTube पे चले जाएं, वहां पे वीडियोस निकाल के देखें काफ पुलर की, आप देखेंगे खवातीन बच्चे निकाल रही हैं, खवातीन डिस्टोकिया कर रही हैं, अकेले कर रही हैं। और आप हैरान हो जाएंगे, यार ये कैसे? मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है ना, लीवर के तौर पे काम करता है। आपने रोप्स लगानी है और ऐसे बच्चे जो है वो लीवर को दबाई जाना है, वो बच्चा खुद ही बाहर आ जाना है। उसका तरीका बताएंगे इंशाल्लाह आपको। काफ पुलर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये इंशाल्लाह आपको समझाएंगे, ये आपको करके भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर काफ पुलर नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास 2 से 3 बंदे लाजमी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपने जानवर पे प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जानवर को मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रेन करना है। नए नए बच्चे होते हैं ना, शौक होता है काम करने का, जज्बा बहुत होता है, आसमानों पे टच कर रहा होता है और जानते ही वहां 4 दिन है। ये काम नहीं करना। आपने पहले जो तरतीब आपको बता रहे हैं उसके साथ साथ ही करना है और तसल्ली के साथ करना है। जानवर को बांध लें, सिक्योर कर लें अच्छे तरीके से, ताकि प्रोसीजर के दौरान आपकी सेफ्टी रहे, आप ना किसी किस्म के नुकसान में चले जाएं। और ये गलतियां होती हैं भाई मेरे, ये ऐसे नहीं कह रहे आप कहेंगे हम डॉक्टर साहब ड्राई जान रहे हैं, ये सारे गलतियां करते हैं, हमने भी की हुई हैं। मेरे पाँव के दोनों अंगूठे जो हैं उनके नाखून उतरे हुए हैं, और ये इन गलतियों का नतीजा है जो हम अपने लाइफ में, जब हमने नया नया काम शुरू किया था डेयरी फार्म पर, नए नए गए जोश से, जज्बा जवानी अरूज पे, तो गलतियां की जना, फिर बाद में उसका खमियाजा भुगता। तो ये गलतियां नहीं करनी, आपकी सेफ्टी पहले है। ठीक है जी। बजाय इसके कि आप भी अपने नाखून जो है गवा बैठे, ठीक है जी, इसलिए अपने नाखून जो हैं उसको पूरे रखें। ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब अली आपने रिस्ट्रेनिंग कर ली, आपके पास 2-3 बंदे आ गए। अब हाथ में ग्लव्स पहनने वाला जो मामला है ना, ये इसके ऊपर 2 तरह की राय है। कुछ लोग बच्चा निकालते हुए हाथ पे दस्ताना पहन लेते हैं, कुछ लोग दस्ताना नहीं पहनते। इसके ऊपर ना आपको बुक्स में दोनों ही राय मिल जाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश करके पायोडीन लगा के अंदर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह आपने अपनी आदत बना दी वही बन जाएगी, जिधर आपकी आदत बन गई। छोटा बच्चा है ना, उसको जिधर पका दोगे ना वही पक जाएगा, वो कहेगा बस यही है, उसके जहन में कभी कोई दूसरी बात नहीं आएगी। हम मलेशिया कुआलालंपुर ट्रेनिंग पर गए तो वहां पर हमने देखा कि छोटे बच्चे जो मोटरसाइकिल पर अपने वालिदैन के साथ जा रहे हैं, तो छोटे बच्चे ने भी हेलमेट पहना हुआ है, और जो ड्राइव कर रहा है उसने भी हेलमेट पहना हुआ है, और जो पीछे खातून खाना बैठी है उसने भी हेलमेट पहना हुआ है। अगर बाइक पर 3 बंदे हैं तो 3 हेलमेट है। अब मुझे बताओ, ये बच्चा कभी जिंदगी में बड़े होकर बगैर हेलमेट के चलाएगा मोटरसाइकिल? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके जहन में ये बात डल गई है कि ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है, इसके बगैर तो ड्राइविंग होती नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहनता कोई नहीं। हम देख रहे होते हैं कि खिलौता तो नहीं भाई चलान करने वाला है जी, ऐसे ही है ना, हम देख रहे होते हैं खिलौता तो नहीं बाकी चाह दो। हम में से कितने लोग हैं बिशमूल मेरे जो ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लाजमी लगाते हैं? हम पता कब लगाते हैं? जब मोटरवे चढ़नी होती है तब लगाते हैं। मोटरवे टूर पर तो ठक बेल्ट ला लेते हैं। हम इसको गुनाह समझते हैं, हालांकि सेफ्टी किसकी है, और हम अपनी सेफ्टी ही नहीं करना चाहते, क्योंकि बचपन से ये चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं की गई। हमने अपने बड़ों को करते नहीं देखा और हमें वो आदत नहीं है। ये पठान लोग जो यहाँ को है, पठान यहाँ पे, ये पठान साहब आप मुझे बताएं, आप लोग नमाज बड़े, मैंने पठान नमाज छोड़ते नहीं देखे। खान साहब नमाज पढ़ते हैं आप? कितनी पढ़ते हैं? पूरी 5 पढ़ते हैं, देख लो। खान नमाज नहीं छोड़ते, क्या वजह? आखिर हम पंजाबी नमाज नहीं पढ़ते। अक्सर देखेंगे पंजाबी है ना,
वो आपको नमाजी कम मिलेंगे। पठान आपको 95% नमाजी मिलेंगे। वजह क्या है? ये उनके घर की तरबियत है। वो जो मर्जी हो जाए नमाज नहीं छोड़ते, और वही उसको देखकर उसका जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा, वो देखता है मेरा बाप नमाज पढ़ता है, वो भी नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता है। वो जो मर्जी हो जाए नमाज नहीं छोड़ते। मैं कहता हूं आदत ही बन जाए यार। तो ये कुछ आदात हैं, जब आप फील्ड में काम करेंगे ना, ये कुछ आदात हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी डेवलप हो जानी चाहिए, ताकि आपकी जो है ना, जो आदत पक जैसे पक गई। इसलिए बच्चा निकालते हुए मेरा आपको मशवरा ये है, अपनी आदत पका लें कि स्लीव्स पहननी है। इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं। आप खुद कई सारी बीमारियों से बच सकते हो। पता नहीं आप जिस जानवर को चेक कर रहे हो, पता नहीं किस किस्म की बीमारी में मुब्तला है, अब आपको तो नहीं पता ना। कोई ऐसी बीमारी ना हो जो आपके अंदर आ सके और आप जनाब बिला वजह को डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए। इसलिए अपनी सिक्योरिटी पहले है, दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करें। ये अपनी आदत पका लो। इसके साथ साथ आपके पास एक डिस्टोकिया किट होनी चाहिए। वो लोग जो फील्ड में काम करना चाहते हैं वो अपने पास एक डिस्टोकिया किट रख लें। डिस्टोकिया किट में आपके पास चेन्स होती हैं, हुक्स होती हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपने बच्चा निकालना है तो आपके पास रस्सियां होनी चाहिए। रोप्स कहीं से भी मिल जाती। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है, ये जो चारपाई की दौड़ होती है ना, रस्सा देखा आपने कभी? वो ये आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी दुकान से। उस रोप को ला के 3.5 फुट लंबा काट लें, उसके 5 से 6 पीस बना लें, 3.5 फुट कर लें, 4 फुट कर लें, और उन पीसेस को काट के पानी में डुबो दें। तकरीबन 1 से 2 दिन पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद उसको निकाल लें और अपने पास अपनी किट में रख लें। अमूमी तौर पे होता ये, जब आप बच्चा निकालने जा रहे हो तो रस्सा नहीं मिलता, और जब रस्सा मिलता है तो वो आपको सही नहीं मिलता, ठीक है। कई रस्से ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो ट्रैक को नुकसान पहुंचाते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर अकड़ बहुत होती है, जब आप अंदर रोप को जाके टाइट करना चाहते हो वो जल्दी टाइट नहीं होते। तो जब आप ये रोप को पानी के अंदर रख लोगे 24 से 48 घंटे, तो उसके अंदर जो एक अकड़ पाई जाती है ना, ठीक है ना, तनाव पाया जाता है, वो खत्म हो जाएगा। तो वो रोप इस्तेमाल करनी आपके लिए आसान होगी। तो ये 3 से 4 रस्सियां जो है अपने बैग में संभाल के रखो। जब भी बच्चा निकालना हो अपने रस्सी निकाली और अपने आसानी से अपनी फैसिलिटी के साथ आप काम करेंगे। इसके साथ लुब्रिकेंट आपको चाहिए। याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट जो है, सारी बात है, ये अब तेल तो साथ लेकर नहीं घूमोगे ना, कि मैं तो कहूँगा हर वेले 5 लीटर तेल ना चकी फिरो, नहीं। ये हर जगह से, हर फार्मर से आपको मिल जाएगा। फार्मर से आप तेल भी डिमांड कर सकते हो, आप लिक्विड पैराफिन भी डिमांड कर सकते हो। लिक्विड पैराफिन जरा महंगी बन जाएगी इस्तेमाल, चूंकि जब आप डिस्टोकिया करते हो 2, 3, 4, 5 लीटर तक लग सकता है, इसलिए तेल का इस्तेमाल अमूमी तौर पे कर लिया जाता है। और तेल अपने पास हमेशा, जब भी फार्मर से बोलें तो 3 से 4 लीटर तेल लाजमी मंगवा लें। इतना तो लाजमी होना चाहिए। जितना तिलकना काम कर देंगे ना, जितना लुब्रिकेंट को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप भी आसानी में रहेंगे, जो खींचने वाले हैं वो भी आसानी में रहेंगे, वरना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जितना ज्यादा लुब्रिकेंट होगा उतना ही आपको ज्यादा आपके साथ आसानी वाला मामला हो जाएगा। बाज़ औक़ात बच्चा निकालते हुए जानवर जो है ताबन नहीं करता, बाज़ औक़ात ताबन नहीं करता, ये केस कम होते हैं। अमूमी तौर पे जानवर की तो बस हुई होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ पंजाबी जी कहते हैं अथरियां। को पैलन वैड़ है, तहा दर्जे की अथरी है, या ऐसा जानवर जिसका टेम्परामेंट ही कोई नहीं है। टेम्परामेंट ये होता है कि जानवर के पास आप गए, ये आपने जानवर पे हाथ रख लिया, वो ऐसे करके देता अपनी जुगाली करी हुई, उनको कोई टेंशन नहीं, तुझे हाथ रखा नहीं रखा। कुछ जानवर ऐसे होते हैं आप उनको ऐसे देख ही लेंगे ना, इंज कान खड़े करके तुहानू वेखणगे तो बाद च धुड़की लाएंगे। ये टेम्परामेंट होता है, ये जेनेटिक्स में आता है। ये बात याद रखिए, ये जेनेटिक्स में आता है। अब आपकी भी जेनेटिक्स है ना, अब आप में से कई लोग बड़े शरीफ होंगे, मुलंग, कई ऐसे होंगे जिनके पास बैठते हुए आपको परेशानी होगी या कुछ डंग ना मार जाए, क्योंकि हो गए ना ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कहता कौन है, लेकिन आपको पता है कौन है ना। ये तबीयत होती है, ये फितरत है। और आप यकीन करें
कि हमने कई बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि फितरत जो है ना वो ऐसी इंसान की होती है कि बाद औक़ात तालीम से भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ एक ही चीज दुरुस्त कर सकती है, वो है बुजुर्गों की सोहबत, और इस्लाम के साथ जितना अपने आप को अटैच रखेंगे, जितना इस्लाम की तालीमात लेंगे ना, उतना ही आपकी फितरत में तब्दीली आएगी। अब बायोलॉजी पढ़ के थोड़ी फितरत नहीं चेंज होनी, या डिस्टोकिया जो तुम पढ़ा रहे हैं ना, डिस्टोकिया पढ़ के थोड़ी फितरत नहीं चेंज होनी। तो इसी तरह जानवर का भी टेम्परामेंट होता है। अगर आपके पास कोई बहुत ही अग्रेसिव या लो टेम्परामेंट का जानवर आ गया है जो डर रहा है आपसे और आपको काम ही नहीं करने दे रहा, तो किक भी कर रहा है, बार बार छलांगे मार रहा है, अपना नुकसान भी करेगा आपका भी करेगा, वहां पे आप सेडेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेडेटिव्स में आप ज़ाइलाज़ीन आपने पढ़ी होगी, ज़ाइलाज़ीन जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिलीग्राम जो है 100 kg बॉडी वेट पे लो डोज पे रख के आप उसको सेडेशन दे सकते हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो। याद रखिएगा कि सेडेशन जब आप जानवर को देंगे या ज़ाइलाज़ीन का जब इस्तेमाल करेंगे, इससे जो यूट्रस की बच्चे जाने की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बाज़ औक़ात काम करते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह है कि वो बर्दाश्त कर लेनी आसान है बजाय इसके कि पूरे का पूरा जानवर ही आपके साथ आवर्ना कर रहा हो। ठीक है। इसी तरह आपको चाहिए लिग्नोकेन। बाज़ औक़ात लिग्नोकेन जो है हम लगाते हैं, जानवर जो है वो स्ट्रेनिंग बहुत करता है। आपने कभी जानवर की डिलीवरी देखी हो? उसे सही सही दसो, कितने बंदियां ने आज तक डिलीवरी देखी है? सही दसो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, खवातीन में 1 9 10, 28 लोगों में से 10 लोगों ने अभी तक डिलीवरी देखी है। सेमेस्टर कौन सा है? 6। तो भैया आज ही जाओ यूट्यूब पे डिलीवरी तो देख लो यार। देखो नहीं, यूट्यूब पे देखी है, लाइव देखो ना, लाइव देखो, कोशिश करो। ये साथ ही लाइव स्टॉक फार्म है आपके पास, फारिग टाइम पे चले जाया करो वहां पे, डिलीवरी को लाइव देखो। ठीक है। आप देखेंगे जानवर जब बच्चा दे रहा होता है ना तो बाहर से बैठ के जोर लगाता है, जोर लगाता है। ये जो बाहर से बैठ के आपको नजर आता है ना कि जानवर जोर लगा रहा है, ये होती है एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। क्या होती है? पेट से जोर लगाता है। एक होती है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी की हरकत, वो आपको नजर नहीं आती। वो जब आप अंदर अपना हाथ लेके जाओगे ना बच्चेदानी में, फिर समझ लगेगी कि अंदर से कोई आपके हाथ को प्रेस कर रहा है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप अंदर अपना हाथ लेके जाते हो, जानवर पुश करके बाहर निकाल देता, आपको काम नहीं करने देता, आप प्रोसीजर नहीं सही से कर पाते। वहां पे आप एपिड्यूरल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। एपिड्यूरल इंजेक्शन जो आप टेल में इंजेक्शन लगाते हो, उसके लगाने से याद रखिएगा कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं खत्म होंगी, एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग काफी हद तक कवर हो जाएगी। और एक और एडवांटेज भी होगा, कई दफा आप बच्चा निकालोगे ना, आपने जैसे ही बच्चा निकालने के लिए अंदर हाथ डालना, जानवर ने गोबर करके आपकी सारी स्लीव खराब कर देनी है। फिर स्लीव लाओगे, फिर नवी चाहोगे, फिर अंदर लेके जाओगे, फिर गोबर आएगा, आप यही काम करते रह जाएंगे। ठीक है। बार बार जानवर डेफिकेट करता, तो लिग्नोकेन के इस्तेमाल से ये भी थोड़ा सा आपको ईज आउट हो जाएगा, आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। तो आपके पास लिग्नोकेन भी होना चाहिए ताकि आपको जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लें। तो हर केस में इस्तेमाल नहीं होगा, कई कबार आपको ये इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आपके पास औजार पूरे होने चाहिए ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आप इस जनाबी केस को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले अपना हाथ अंदर ले जाएं और मुकम्मल तौर पे आपने अंदर छानबीन करनी है कि मामला है क्या। अगर बच्चा नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं करना कि अंदर हाथ लेके लत हाची आई तो फड़ी तो खिंच पाती है अल्लाह गैर सल्ला, ये काम नहीं करना। हमने गलतियां की हुई हैं, हमने गलतियां की हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि जो गलतियां मैंने की है ना वो आप ना करें। मुझे याद है एक दफा मंडी में ना चले गए, चीचा बतनी की मंडी लगती है, अगर आप से कोई चीचा बतनी के आसपास रहता है, चीचा बतनी की मंडी लगती है, वो थे ना एक मज ने बच्चा फसा लिया। अब उन्होंने कहा लो जी डॉक्टर साहब से साढ़े को मैं चौड़ा हो गया। मैं क्या बात है, ठीक है जी, मुझे काम करते तब 4 साल हो गए थे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बाज़ औक़ात ना गलती करने की कोई उम्र नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर मुजम्मिल को काम करते 14 साल हो गए, अब ये गलती से पाक हो गया, मुझसे गलती आज भी हो सकती है। ठीक है ना, हो जाती है। अभी मैं कल एक फार्म पे पी टेस्ट कर रहा था, कल ही परसों,
जब मैंने पी टेस्ट किया तो मुझे ना जानवर प्रेग्नेंट लगा। मुझे क्या लगा? मैंने उसको, मेरा ख्याल है कोई वाह को 2-2.5 मिनट चेक किया होगा। अब वो ब्लैडर था जिसको प्रेग्नेंट यूट्रस में समझ रहा था, लेकिन मुकम्मल तसल्ली करने के बाद मुझे 2 मिनट लग गए उसको आइडेंटिफाई करते हुए कि यार ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो खली है। मतलब ये आज भी 14 सालों के बाद भी इतने सारे, मेरा ख्याल है मैं हजारों पी टेस्ट कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी कभी कभार कोई ऐसा केस आ जाता है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। इसलिए गलती की कोई उम्र नहीं होती। हम 4 साल हो गए थे हमें काम करते को। अब चीचा बतनी मंडी के अंदर उन्होंने कहा लो जी बच्चा फंस गया, डॉक्टर साहब साढ़े को बैठे ने, रब ने इज्जत बनाई थी जनाब। उन्होंने कहा लो जी मसला ही कोई नहीं, डॉक्टर साहब आ जाओ। अब डॉक्टर साहब ने जनाब वहां पर भरी मंडी में हाथ डाला, 2 टांगे मेरे हाथ में आई, मैंने दोनों टांगों को रस्सा डाल दिया, ठीक है। तो मैंने उसे कहा खींचो, बंदे खींचने लग गए। अब उसका केस ये था कि अगली 2 टांगे थी और गर्दन पीछे को मुड़ी हुई थी, गर्दन है ठीक है जी। और मैंने कहा भाई पिछली टांगे हैं, खींचो। कहें डॉक्टर साहब जोर तो बड़ा लाया, बच्चा नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब वो लोग जो पुराना डिस्टोकिया करते हैं ना या बच्चे निकालते हैं, उनको पता है कि अगर अगली 2 टांगे हों और सर मुड़ा हो ना तो जोर लगाने से बच्चा नहीं आता। इवन के कुछ एक्सपीरियंस बंदे तो ये भी कहते हैं कि ट्रैक्टर भी ला दोगे ना जोर लाने तो बच्चा फिर भी नहीं आएगा। अब उन्होंने, मैंने पूरा पिंड इकट्ठा कर लिया, बंदे सदो यार तेरे को जोर नहीं लगता पाया, ला भी जोर, हाँ ला डॉक्टर साहब को 10 बंदे इकट्ठे कर ले, 10 साहब वो जोर लवाया, वो जोर लवाया। मैं कहा लत्ता पिछलियां ने, बच्चा आया तो लत्ता अगलियां बच्चे धोन मुड़ी। हम सारे मेरे वेखा तो मैं वेखा नींद भी पा के निकल गए। पैसे भी नहीं पैसे तो मैंने वैसे भी नहीं लिए थे ना, पैसे की बात नहीं है, वो तो दोस्त थे, यार थे, बेली थे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो मैंने मारा, एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की, ठीक है ना। तो उस टाइम के बाद आज का टाइम आ गया, जब भी मैं रस्सी डालता हूं ना तो पहले मैं अपने पॉइंट्स पूरे करता हूं ये चेक करने के लिए कि ये टांगे अगली हैं या पिछली हैं। तो मैंने अपने ज़हन में पॉइंट्स बना लिए। इसलिए भाई आपने जब भी बच्चा निकालना है तो पहले मुकम्मल तौर पे तसल्ली करनी है कि बच्चा जो है वो किस पोजीशन में है, किस प्रेजेंटेशन में है, किस पोस्चर में है, क्या उसकी पिछली टांगे हैं, क्या उसकी अगली टांगे हैं। अगर अगली टांगे हैं तो सर किधर है, पिछली टांगे हैं तो उसकी दुम किधर है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको पिछली टांगों में बहुत सारे फीचर हैं जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह जब आपको करके दिखाएंगे ना 2-4 चीजें आपको बता दूंगा, उससे आपको पिछली और अगली टांगों का पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने जो गलतियां की हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग वो गलतियां ना करें, ठीक है। जब आपको पता लग जाए कि ये बच्चे की पूरी पोजीशन, प्रेजेंटेशन, पोस्चर ये है, उसके बाद अब आपने फैसला करना है कि अभी हमने बच्चे को निकालना किस तरह। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि बेहतर ये है कि थोड़ा सा ना टेस्ट कर लें बच्चे की लाइफ के हवाले से कि वो लाइव है कि डेड है। छोटे से टेस्टिंग टेस्ट है। अगर बच्चा अगली टांगों के साथ मौजूद है, जिसको आप एंटीरियर प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो बच्चे के अगली टांगों के खुरों के दरमियान में दबाएं, ठीक है जी। इसको कहते हैं इंटर डिजिटल रिफ्लेक्स। जब आप दबाओगे ना तो बच्चा ऐसे टांग पीछे को निकाल लेता है, इससे अंदाजा हो जाता है कि बच्चा लाइव है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज्यादा टांगे मुंह आ रहा है ऐसे, वाह, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट्स कर रहा है, तो ये निशानी है कि बच्चे में हाइपोक्सिया या एसिडोसिस की तरफ बच्चा जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो एसिडोसिस पे जा रहा है, ठीक है। अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर बच्चे का हेड सर्विक्स में फिक्स हुआ है, वहां पे अगर आप ये रिफ्लेक्स चेक करोगे ना तो कई दफा ऐसे होगा कि रिफ्लेक्स आपको नहीं मिलेगा, बच्चा लाइव होगा। क्योंकि बच्चा जिस पोजीशन में अंदर मौजूद है वो हिलाने की पोजीशन में नहीं है। ये बात जरा ज़हन में रखनी है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, बच्चे के मुंह में उंगली दे दो, उसकी बेस ऑफ टंग को दबाओ, वो लिक करेगा। लेकिन बात यह कि इस तरीके को मैं एडवोकेट नहीं करता, ये बुक्स में लिखा जरूर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये काम, उसकी वजह यह है कि कई दफा
जो फ्लूइड्स है ना बच्चेदानी के, जैसे ही उसका मुंह खोलेगा ना तो वो अंदर जाने का अंदेशा है। अगर वो फ्लूइड्स को इनगल्फ कर गया, वो उसके फेफड़ों में चले गए, तो एक नया कटा खुल जाएगा। इसलिए इस चीज को अवॉइड ही कर लें तो बेहतर। तीसरा तरीका यह है कि बच्चे की जो आंख है ये, उस पर हल्का सा प्रेशर दें। अगर सारे बंदे अभी क्या करें, अपनी आंख बंद करके यहाँ पे उंगली रखें, रख ली, अब राइट लेफ्ट में मूव करें, फील हुआ आंख का डेला सज्जे खब्बे जाता फील होता है ना। आंखें बंद करके अपना जो है पहले राइट की तरफ आंख लेने, फिर लेफ्ट की तरफ ले जाएं, आपकी आंख मूव करेगी, और जो मूव करती है वो आपको हाथ से फील होती है कि आपकी आंख का जो नीचे है ना, जो आई बॉल है वो मूव कर रहा है। तो ये जो आई बॉल की मूवमेंट है ना, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चा लाइव है। याद रखिएगा, अगर बच्चा डेड हो रहा है, हालात हो रहे सही नहीं, तो सबसे पहले जो उसकी टांगों का रिफ्लेक्स है वो खत्म होगा, सबसे एंड पे आंखों का रिफ्लेक्स जाएगा, सबसे एंड पे उसकी। इसकी वजह ये होती है डॉक्टर साहब कि कुदरत ने ना ये चीजें बड़ी मजे की बनाई हैं। जैसे ही बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो जो बॉडी है ना वो ब्लड ज्यादा हार्ट और ब्रेन को भेजती है। क्या करती है? ताकि ये जो वाइटल बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो जो आपके टिश्यूज हैं ना, जो मसल्स हैं या जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, वहां पे सर्कुलेशन ब्लड की कम हो जाती है। उससे फिर आपने पढ़ा होगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड अकोमोलेशन, फिर एक्टिविटी वहां पे उन मसल्स की कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो टांगों का रिफ्लेक्स है वो खत्म होता है, एंड पे जाके आंखों का, जिसको पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं, वो एंड पे खत्म होता है। तो अगर आपका बच्चा एंटीरियर प्रेजेंटेशन में है, अगली टो टांगे हैं, तो आप उसकी टांगों से इंटरटीरियल रिफ्लेक्स, पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स, स्वेलिंग रिफ्लेक्स, या आप क्या कर सकते हो, हाथ ले जाओ अंदर, बच्चे की अगली दो टांगों के बीच में स्टर्नम होती है, उसको पकड़ के हार्ट बीट भी फील कर सकते हो। अगर बच्चे की हार्ट बीट अमूमी तौर पे 120 के आसपास होनी चाहिए, अगर उसकी हार्ट बीट कम है, 50 है, 60 है, तो समझे कि बच्चे की हालत अंदर सही नहीं है, वो किसी भी टाइम जवाब दे सकता है। इसी तरह आप अपना थोड़ा सा और हाथ लंबा करके आप बच्चे की जो नेवल कॉर्ड है, जिसको धुन्नी बोलते हैं, वो भी आप पकड़ सकते हैं और उसमें भी पल्सेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे प्योर वलैती गायों में ये मुमकिन नहीं है, वो बड़े बड़े ट्रैक होते हैं, हाथी मुक जाता है। हाँ, साहिवाल की छोटी गाय में आप ये कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है जानवर की हाइट पे, लेंथ पे, उसकी बच्चेदानी के साइज पे, बच्चे के साइज पे। तो इसको आप जो है ना पल्सेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा मिसाल के तौर पर पिछली टांगों के साथ आ गया, उसकी पिछली टांगें मौजूद हैं, तो आप वही पिछली टांगों में भी रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा, पिछली टांगों का रिफ्लेक्स पहले खत्म होता है, अगली टांगों का बाद में खत्म होता है। या फिर आप उसकी एनस में उंगली दे सकते हैं। एनस में यहां से जब गोबर करता है वहां पे उंगली दें तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, आपको अंदाजा होगा कि ये बच्चा लाइव है। या फिर आप वहां से भी पल्स, उसकी जो पल्स है, जो टुन्नी है या नेवल कॉर्ड है, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में वो चेक करनी आसान है, आप ये कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चा लाइव है तो इसका मतलब है कि वो लाइव है। अगर बच्चा डेड आपको लग रहा है ना, इट ऑलवेज डज नॉट मीन कि वो डेड है। याद रखिएगा, हो सकता है वो लाइव हो, लेकिन जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट नेगेटिव हो, बच्चा लाइव हो सकता है, ऐसा हो जाता है। ये बात समझ लगी? फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि बच्चे के डिफेक्ट्स को आपने कैसे ठीक करना है, कैसे सीधा करना है, बच्चे को निकालना कैसे है। ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो सवाल आपका अभी तक के लिए क्यों भाई जी? सवाल ही पूछते बच्चे, ये इनकी हॉबी है जी। ये आप ये पकड़ लें बेटे, कैमरा ना कीजिएगा जी जी। सर जाइलाजीन मसल रिलैक्सेंट है, तो वो फिर यूट्राइन कंट्रैक्शन को कैसे बढ़ा सकता है? जी, ये पूछते हैं जनाब के जाइलाजीन जो है मसल रिलैक्सेंट है, तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे बढ़ाता है। देखिए, बात ये है कि जो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, या कोई भी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, तो वो हर मसल पे डिफरेंट उसका असर है। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है, सर्विस को रिलैक्स कर देता है जी। सर्विस को क्या करता है? रिलैक्स कर देता है। और जो यूट्रस है उसको कर देता है,
कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मसल किस ड्रग को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। याद रखिएगा ज़ाइलाज़ीन का एक ड्रॉबैक है, सर्जरी करते हुए भी ना, सिजेरियन करते हुए भी हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं कि क्योंकि इसके इस्तेमाल से मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, एब्लिक है, इसलिए इसका हम ख्याल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। जी और कोई सवाल जी? सर ज़ाइलाज़ीन की जगह पे हम अगर ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर लें तो? हाँ, ये अक्सर औकात ये ना, ये हमारे फील्ड में ट्रेंड है कि ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी बच्चा निकालना हो, आपने डिलीवरी करवानी हो, ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल तब तक नहीं करना जब तक बच्चे के पार्ट्स जो हैं, वो हेड है, वो लेग है, वो सर्विक्स में एंगेज ना हो जाएं, तब तक नहीं करना। अगर कोई फार्मर कहता है कि गाय बच्चा नहीं दे रही, आप चेक करते हो हाथ डाल के सर्विक्स बांधा है, कई सारे लोग यहाँ पे ऑक्सीटोसिन लगवा देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सर्विक्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, नुकसान होगा, ये काम नहीं करना। ये मैं गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की बात कर रहा हूँ। इक्वाइंस में, घोड़ों में सिचुएशन डिफरेंट है, बिल्ली के अंदर डिफरेंट है, डॉग्स में डिफरेंट है। जी और कुछ सवाल नहीं? सर इसका मतलब है अगर उसका माउथ यानी सर्विक्स का माउथ ओपन है तो हम लगा सकते हैं? अगर सर्विक्स का मुंह ओपन है और बच्चे का कोई ना कोई पार्ट सर्विक्स में एंगेज है, फिर लगा सकते हैं, फिर लगाएं। कोई भी पार्ट सर्विक्स में नहीं है फिर नहीं लगा? फिर नहीं। जी और कुछ सवाल नहीं किसी का? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे और देखेंगे डिस्टोकिया हमने कैसे करना है, बच्चे को निकालना है कैसे, इंशाल्लाह मिलजुल के निकाल लेंगे। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।